मोस्ट डेंजरस रिपीटेड ट्रैप्स इन नीट पार्ट 2। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट में पूछे जाने वाले सबसे डेंजरस ट्रैप्स जो बार बार पूछे जाते हैं और बार बार आप गलत करके आते हैं। तो यह है हमारा पार्ट 2। पहली वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो जल्दी से शुरू करते हैं पार्ट 2 को। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक बाय दीपाली गोयल पर। फर्स्ट लाइन जो हमारे पास आती है वो ये है, एफ ए नोड इन लेफ्ट एट्रियम। तो ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाती है। बार बार एग्जामिनर एफ ए नोड और एवी नोड की बात करता है, इसीलिए हम इस टॉपिक को बार बार डिस्कस करते हैं। एफ ए नोड क्या होती है? देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। एफ ए नोड जो होती है वो हमारे इस राइट एट्रियम की यहाँ पर होती है, ठीक है, जबकि एवी नोड यहाँ पर होती है दोनों एट्रियल वॉल के बीच में। एवी नोड से निकलता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। और इससे फिर कुछ बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, जो कि वेंट्रिकल की वॉल में चली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें अब क्लियर हो रही है। पहली बात कर रहे हैं हम एफ ए नोड की, फिर हम बात कर रहे हैं एवी नोड की, फिर हम बात कर रहे हैं बंडल ऑफ हिस की, एंड देन हम बात कर रहे हैं पुरकिंजे फाइबर की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिग्नल जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, या हम बोले जो बीट के लिए इंपल्स ट्रांसपोर्ट होती है, वो एफ ए नोड जो है वो जनरेट करती है। क्या करती है? जनरेट करती है। देन वो एवी नोड के पास करती है। एवी नोड पहले उसे डीले करती है, देन उसको ट्रांसमिट करती है। वो एवी नोड उसे बंडल ऑफ हिस को देती है, एंड बंडल ऑफ हिस उसे पुरकिंजे फाइबर्स को देती है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ए नोड इन लेफ्ट एट्रियम बिल्कुल गलत है, एफ ए नोड इन राइट एट्रियम बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा आपको 3 चीजों की और स्पॉट पता लग गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एवी नोड इनिशिएट बीट्स। एवी नोड बीट को इनिशिएट करती है? जी नहीं। अगेन एवी नोड क्या करती है? डीले करती है बीट को, ताकि वेंट्रिकल्स पूरी तरह से फिल हो सके। वेंट्रिकल्स फिल हो सके फ्रॉम ब्लड से वेंट्रिकल भर जाएं, इसीलिए एवी नोड डीले करती है। एफ ए नोड यहाँ पर लिखा होता तो ये पॉइंट ठीक होता। एफ ए नोड क्या करती है? इनिशिएट करती है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक्सपायरेशन इज ऑलवेज एक्टिव। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सपायरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। जी नहीं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए। एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी टेकिंग प्रोसेस। क्या होता है? एक्टिव एनर्जी टेकिंग प्रोसेस। अब समझिए इस बात को। देखिए, हमारी ब्रीदिंग के दौरान 2 प्रोसेसेस चलती है, एक होती है एक्सपायरेशन और एक होती है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब जब हम ब्रीद इन करते हैं, और एक्सपायरेशन जब हम ब्रीद आउट करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी डायाफ्राम की मसल्स जो है, डायाफ्राम की मसल्स जो है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी चाहिए तो इंस्पायरेशन क्या हुआ? एक्टिव प्रोसेस। लेकिन एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है? यहां पर मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगी, और जब रिलैक्सेशन होगा तो एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये एक पैसिव प्रोसेस होगी। क्या होगी? एक पैसिव प्रोसेस। लेकिन एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? जब हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं, जबरदस्ती सांस छोड़ते हैं, तो वहां पर हमारी एब्डोमिनल मसल्स क्या करती हैं? एब्डोमिनल मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिस वजह से ये प्रोसेस क्या होती है? एक्टिव। तो 3 बातें आपको समझ में आई। पहली बात क्या है कि इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है? एक्टिव प्रोसेस। लेकिन एक्सपायरेशन की प्रोसेस रिलैक्सेशन की वजह से क्या है? पैसिव प्रोसेस। लेकिन अगर फोर्स्ड एक्सपायरेशन की जाए तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगी और एक्सपायरेशन भी क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर अब पॉइंट को पढ़ते हैं हम। पॉइंट हमारे पास क्या है? एक्सपायरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। जी नहीं, ये गलत है। एक्सपायरेशन इज पैसिव बिल्कुल सही। एक्टिव ओनली ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, या अगले पॉइंट पे चलते हैं। बोहर इफेक्ट इंक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी। क्या बोल रहा है ये? कि बोहर इफेक्ट ऑक्सीजन की एफिनिटी को बढ़ाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई ये बोहर इफेक्ट क्या चीज़ है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, आपने एनसीईआरटी में ये वाला ग्राफ कई बार देखा होगा। इस तरीके से ग्राफ बना हुआ होता है, ठीक है। इस ग्राफ को बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं?
सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। यहाँ पर लिखा होता है PO2 यानी पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg, और यहाँ पर लिखा होता है परसेंटेज सैचुरेशन, और ये ग्राफ ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता है अच्छे से, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, हमें पता है, क्या पता है हमें, कि हमारे ब्लड का काम क्या है। ब्लड का काम है O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, पता है सभी को। अब एक सिचुएशन मान के चलिए, जब CO2 हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाएगी, यानी कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और ये कार्बोनिक एसिड टूट कर बनाएगा हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन, है ना, जिससे कि यहाँ पर क्या बढ़ गया, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, H पॉजिटिव भी इंक्रीज हो गया। CO2 ज़्यादा था तो उसकी वजह से H पॉजिटिव इंक्रीज हो गया, यानी pH क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, वहाँ पे पड़े हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन जो वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था, ये H प्लस जाकर हीमोग्लोबिन पे अटैक करेगा और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बदल देगा, स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। जैसे ही वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ना बंद हो जाएगा। दोबारा सुनो, जब CO2 बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, उससे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा और O2 का हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट कम होगा, यानी हम बोल सकते हैं एफिनिटी ऑफ O2 डिक्रीज। और CO2 कहाँ ज़्यादा होती है, ये होती है टिश्यू के अंदर। इसी इफेक्ट को बोलते हैं बोहर इफेक्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होना ही क्या है, बोहर इफेक्ट। और ये टिश्यू में होता है, ग्राफ जो होता है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ जो होता है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है, और ये कहाँ होता है, टिश्यू में होता है। जस्ट इसका अपोजिट एल्वियोलाई में क्या होगा, एल्वियोलाई में CO2 कम होगा जबकि O2 ज़्यादा होगा, तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, इसी के साथ आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 है, ये आगे बात करते हैं, दोबारा क्वेश्चन में आएगा O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू कितना होता है। तो आइए इस पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, बोल रहा था कि बोहर इफेक्ट इंक्रीजेज ऑक्सीजन एफिनिटी, बिल्कुल नहीं, हमने अभी अभी पढ़ा बोहर इफेक्ट ने एफिनिटी को डिक्रीज कर दिया एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो pH, या हम बोल सकते हैं हाई H पॉजिटिव आयन, और हम ये भी बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर। इस टाइम पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और इस टाइम पे ग्राफ शिफ्ट टू राइट में शिफ्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है बातें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है FSH ट्रिगर ओव्यूलेशन। क्या FSH ओव्यूलेशन करवाता है, जी नहीं। ओव्यूलेशन कौन करवाता है, ओव्यूलेशन LH करवाता है। व्हाट इज ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम। जैसे ही फीमेल की बॉडी में LH का लेवल बढ़ता है ऑन लगभग 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ओवम जो है ओवरी से रिलीव होकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथायरॉइड हार्मोन डिक्रीजेस कैल्शियम आयन। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है PTH, ये तो कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है, जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो कैल्शियम आयन को डिक्रीज करता है। ठीक है, ब्लड से, सॉरी बोन से, लीवर से, किडनी से PTH क्या करता है, कैल्शियम लाकर ब्लड को दे देता है PTH, और उल्टा कौन पहुंचा देता है, कैल्सिटोनिन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए। देखिए, आप सभी ने सुना होगा, बार बार अपनी जनरल लाइफ में हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कि जब किसी पर्सन के शुगर होती है, शुगर के केस में उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अब सोचो, शुगर है तो इंसुलिन लग रहा है, यानी कि शुगर ज़्यादा है तो इंसुलिन लग रहा है, तो इंसुलिन क्या करता होगा, शुगर को रिड्यूस करता होगा। ठीक है, तो शुगर को इंक्रीज कौन करता है, ग्लूकागन।
ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इंसुलिन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत। इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। इंक्रीज कौन करता है? तो ग्लूकागन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, एंड अगली चीज जो आप याद रख सकते हो कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? ये अल्फा सेल से। और ग्लूकागन कहाँ से रिलीज, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल से और ग्लूकागन रिलीज होता है अल्फा सेल से। और कमेंट में आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे कि डेल्टा सेल से कौन रिलीज होता है, डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है, ये भी बार बार पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या चीज है? इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन जो कि ब्लड में रिलीज होता है सीधे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेरिबेलम कंट्रोल इंटेलिजेंस। जी नहीं, सेरिबेलम नाम से ही पता लग रहा है, इसमें बेलम आ रहा है। हम हमेशा याद रखते हैं बेलम यानी बेली से। इसका काम होता है बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करना, जबकि इंटेलिजेंस का काम किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई गलत, ये हो गई ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या बोल रहा है? इंट्राप्लूरल प्रेशर इज पॉजिटिव। इस बात को समझते हैं, व्हाट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये इंट्राप्लूरल प्रेशर नाम की क्या चीज़ है। देखिए, इंट्राप्लूरल प्रेशर का मतलब होता है, अगर हम लंग्स की बात करें ना, लंग्स की बात करें तो लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। लंग्स की मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन या प्लूरा। और ये 2 इन नंबर होती है, 2 होती है। तो दो मेम्ब्रेन के बीच में कोई ना कोई तो स्पेस होगा, इसे बोलते हैं इंटर प्लूरल स्पेस, जो कि प्लूरल फ्लूइड से भरा हुआ होता है। इस स्पेस के अंदर एक प्रेशर होता है और उसी प्रेशर को बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, यानी प्लूरा के बीच में होने वाला प्रेशर। अब देखिए, आप सिंपल सा कंसेप्ट मान के चलिए कि आप एक ग्लास में से पानी पी रहे हो विद अ स्ट्रो, एक स्ट्रो से पानी पी रहे हो। जब आप पानी पीते रहते हैं और एक टाइम आता है जब पानी खत्म हो जाएगा और स्ट्रो को आप फिर भी सक कर रहे हो, तो स्ट्रो आपस में चिपक जाती है। यानी कि जहाँ से भी एयर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वहाँ पर वैक्यूम की वजह से कभी ना कभी कोलैप्सिंग ज़रूर होगी। तो लंग्स भी कोलैप्स कर सकते हैं। उस कोलैप्सिंग को रोकने के लिए प्लूरा का प्रेशर हमेशा नेगेटिव रखा जाता है। चाहे एक्सपायरेशन हो चाहे इंस्पायरेशन हो, प्लूरा का प्रेशर हमेशा नेगेटिव रहता है। इनहेलेशन के दौरान और एक्सहेलेशन के दौरान, दोनों ही टाइम पे प्लूरा का प्रेशर क्या रहता है? नेगेटिव यहाँ पे रहता है। यहाँ पर मोर नेगेटिव, यहाँ पर लेस नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव दोनों में ही होता है। ठीक है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू प्रिवेंट, इसका रीजन भी पता है हमें, टू प्रिवेंट लंग्स कोलैप्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। यहाँ पर आना था स्पायरोमीटर। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं। जी नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर से हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वॉल्यूम लेफ्ट इनसाइड लंग्स। एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में वॉल्यूम बच जाती है ना, उस वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और स्पायरोमीटर तो जो वॉल्यूम हमने एक्सहेल की है उसको कैलकुलेट कर सकता है, जो लंग्स में ही पड़ी है उसको नहीं कर सकता। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का स्पायरोमीटर एक तरीका नहीं है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ होती है, जैसे कि गैस डाइल्यूशन होती है और भी कई टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है, चलिए। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकल। जी नहीं, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल नहीं होता, ये केमिकल होता है। रीज़न, आप सभी ने इस तरीके से न्यूरॉन का डायग्राम देखा होगा। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ मैं। हमें पता है साइटोन, एक्सोन, श्वान सेल, स्माइलिन शीट, सबके बारे में पता है। तो दो न्यूरॉन के बीच में इस स्पेस को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। और साइनैप्स के बीच में कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं, इन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और यही न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो हमारे सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करवाते हैं। तो ये क्या है? एक केमिकल इंपल्स है, केमिकल सिग्नल जनरेट होता है यहाँ पे। तो आपको बस ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट है पर्किंजे फाइबर इज प्रेजेंट इन एट्रियम। जी नहीं, हम बात करके आ चुके हैं। पर्किंजे फाइबर जो होते हैं वो वेंट्रिकुलर वॉल में होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेंट्रिकुल सिस्टोल इज लॉन्गर देन डायास्ट्रोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए पहले दो बातें याद रख लो कि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायास्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब समझिए, कॉन्ट्रैक्शन
यानी यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रही है। सीधी सी बात है, अगर वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो यहाँ पर एट्रियम क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। एट्रियम क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। ठीक है, पहले सिर्फ इस कंसेप्ट को समझते हैं। सुनिए ध्यान से, जब एट्रियम रिलैक्स करेगी उस कंडीशन में क्या होता है? देखिए, ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर्ड, ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पर होते हैं लंग्स और यहाँ पर है बॉडी। अब देखिए, पहली सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, जब एट्रियम क्या कर रही है? रिलैक्स कर रही है। जब एट्रियम रिलैक्स करेगी तो लंग्स से सारा का सारा ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। राइट एट्रियम ने भी रिलैक्स किया हुआ है, तो बॉडी से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाएगा। इस टाइम पे वेंट्रिकल क्या कर रही है? इस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इस टाइम को लगता है 0.3 सेकेंड। इस प्रोसेस को क्या लगता है? 0.3 सेकेंड। राइट एट्रियम क्या है? भर गई। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड ही ब्लड आ चुका है। अब क्या होगा? अब ये वॉल्व खुलेंगे और एट्रियम क्या करेगी? अब क्या करेगी? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट, तो सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और ये भर जाएंगी। ये क्या हो जाएगी? भर जाएगी। इस सिचुएशन पे वेंट्रिकल क्या कर रही है? वेंट्रिकल ऑब्वियसली रिलैक्स ही कर रही होगी ना, तभी उसमें ब्लड आएगा। तो यहाँ पर ब्लड सारा आ गया। इस प्रोसेस को लगती है 0.5 सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद क्या होगा? एक कंसेप्ट को याद रख के देखिए, एट्रियम, देखो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और एट्रियम ने रिलैक्स किया। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये प्रोसेस लेती है 0.3 सेकेंड। कितना? 0.3 सेकेंड। और इस प्रोसेस के दौरान ब्लड जो है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो कहाँ से कहाँ पे जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी सिचुएशन में क्या कर रहा होगा? इसी सिचुएशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा होगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर डायास्टोल में क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायास्टोल में क्या होगा? वेंट्रिकल डायास्टोल 0.5 सेकेंड का होता है ये। इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स करती है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी दो प्रोसेसेस। तो यहाँ पर आ जाइए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज लॉन्गर देन डायास्टोल। जी नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का, जबकि वेंट्रिकुलर डायास्टोल होता है 0.5 सेकेंड का। यही इसी से पता लगता है डायास्टोल लॉन्गर है। ये 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड इन टिश्यूज। जी नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनता है? लंग्स में बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में बनता है, यानी कि हीमोग्लोबिन O2 के साथ जुड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी हो जाती है, जबकि टिश्यू में जाकर O2 टूट जाता है। क्योंकि यही कंसेप्ट तो हमने पढ़ा है, यहाँ पर O2 की एफिनिटी हाई होती है, जबकि यहाँ पर O2 की एफिनिटी लो होती है, क्योंकि यहाँ पर CO2 ज़्यादा, pH लो, टेम्परेचर ज़्यादा। इसी को बोलते हैं बोहर इफेक्ट। जबकि यहाँ पर CO2 कम, O2 ज़्यादा, pH ज़्यादा, टेम्परेचर कम। यहाँ पर ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होता था, याद आया? और यहीं पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ क्लियर होने वाली है कि O2 का 97% ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है एंड 3% प्लाज्मा के थ्रू। जबकि अगर हम CO2 की बात करें तो 70% ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम तोड़ता है, याद है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। 20 to 25% जो है और 7% ये अलग अलग चीज़ों के थ्रू होता है। और ये आप मुझे कमेंट में बता के जाएंगे कि 20 to 25% कैसे होता है। 7% मैं आपको बता देती हूँ, प्लाज्मा के थ्रू होता है।
20 to 25% ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? आपको कमेंट्स में इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर यहीं कहीं आपको नजर आएगा, शायद यहीं कहीं किसी एक चीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। जी नहीं, हीमोग्लोबिन से तो सिर्फ और सिर्फ 20 to 25% कार्बन ट्रांसपोर्ट होता है। आंसर मिल गया शायद आप लोगों को। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होती है, 7% प्लाज्मा से, लेकिन 70% किससे? 70% होती है हमारे बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो आंसर आपको मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हमने पढ़ ली थी कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो पानी के साथ जुड़ के कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देती है, और वो टूटकर क्या बना देता है? H प्लस बाइकार्बोनेट, और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या बोल रही है? क्रोमेटोफोर आर एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल। जी नहीं, क्रोमेटोफोर जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। देखिए प्रोकैरियोट के अंदर आप याद रखिएगा, किसी भी सेल के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे बाहर, ये कंसेप्ट आपको सिखा रही हूँ मैं, ध्यान से याद रखिएगा। सेल के सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल, और उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोट के केस में ये सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर ना फोल्ड लाके ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है कुछ। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होंगी जिनकी वजह से खाना खुद बना पाए, तो इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर किससे बने अगर आपसे कोई पूछे, तो सेल मेम्ब्रेन से बने हैं। तो अब ये क्या चीज़ है? ये होते हैं मीजोसोम। प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, तो मीजोसोम होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, बाकी मीजोसोम के काम देखने हैं तो आप शॉर्ट वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर मीजोसोम को और क्रोमेटोफोर को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाइए वापस यहाँ पे। तो क्रोमेटोफोर एज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब चलते हैं, साइटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। जी नहीं, प्रोटोप्लाज्म को लिविंग कंटेंट ऑफ सेल कहते हैं। एक सेल के अंदर, इसी सेल के डायग्राम को देख लेते हैं और इसमें क्लियर कर लेते हैं। ये क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट है, वैसे न्यूक्लियस हो नहीं सकता, तो इसको हटा देते हैं। मान लीजिए कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म होगा। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियस को जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है फिम्ब्रिए एंड पिलाई। क्या बोल रहा है ये? फिम्ब्रिए एंड पिलाई हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जी नहीं, फिम्ब्रिए जो होते हैं वो अटैचमेंट देते हैं। जब किसी प्रोकैरियोट को, बैक्टीरिया को किसी रॉक से, किसी भी चीज़ से चिपकना होता है, तो उस सरफेस से चिपकने में, कोई भी सरफेस है उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठा है तो उसको चिपकने में मदद करते हैं फिम्ब्रिए। जबकि पिलाई क्या मदद करते हैं? पिलाई कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, वो मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में। जबकि लोकोमोशन में मदद करता है बैक्टीरिया की फ्लैजेला। क्या मदद करता है? फ्लैजेला। तो 3 चीज़ें याद रखनी है, ये तीनों ही सेल वॉल से निकलती हैं। यहाँ से आपको कई कंसेप्ट पता लगे हैं। देखो, मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी बैक्टीरिया के पास 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से 2 चीज़ें निकलती है, मीजोसोम, क्रोमेटोफोर। मीजोसोम रेस्पिरेशन में मदद करता है, और भी बहुत फंक्शन होते हैं। क्रोमेटोफोर खाना बनाने में। सेल वॉल से 3 चीज़ें निकलती है, यही मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पे। सेल वॉल से बैक्टीरिया में 3 चीज़ें निकलती है, एक है फ्लैजेला, एक है फिम्ब्रिए, और एक है पिलाई। पिलाई बनी होती है पिलिन प्रोटीन से। इसका काम होता है रिप्रोडक्शन में मदद करना। ठीक है, फिम्ब्रिए जो होती है वो मदद करती है किसमें? अटैचमेंट में, या बोल दीजिए एडिशन में। और फ्लैजेला मदद करती है लोकोमोशन में, लोकोमोशन। और फ्लैजेला हुक बेसल बॉडी फिलामेंट से मिलकर बनती है। हुक बेसल बॉडी फिलामेंट 3 चीज़ के स्ट्रक्चर होते हैं, और फ्लैजेला बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एस शेप, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? द एस शेप्ड कर्व रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। जी नहीं, आपने ग्राफ देखे होंगे, 2 ग्राफ हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक ग्राफ कुछ इस तरह से है, इस तरफ है पॉपुलेशन साइज, और इस तरफ है टाइम। एक ग्राफ कुछ ऐसे है, और दूसरा ग्राफ जो है वो एनसीईआरटी में इस तरह का दिया हुआ है।
ठीक है। अगेन इस तरफ क्या है, पॉपुलेशन साइज, और इस तरफ क्या है, टाइम। ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये आपको दिख रहा है अच्छे से कि ये एस शेप है, ये जे शेप है। इस ग्राफ को बोलते हैं, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जबकि ये ग्राफ क्या है, ये है लॉजिस्टिक ग्राफ। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एस शेप होता है लॉजिस्टिक और जे शेप होता है एक्सपोनेंशियल। एस इसमें आ रहा है, एस इसमें आ रहा है, इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, डीकम्पोजिशन बिगिन विद ह्यूमिफिकेशन। डीकम्पोजिशन ह्यूमिफिकेशन से शुरू होता है। इसके लिए आपको एक प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी, डीकम्पोजिशन की प्रोसेस। आइए उसको बात करते हैं हम। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। चलिए एक पेज ऐड कर लेते हैं और डीकम्पोजिशन को समझते हैं। आइए बात करते हैं किसकी, डीकम्पोजिशन की। देखो डीकम्पोजिशन एक 5 स्टेप प्रोसेस है, 5 स्टेप होते हैं इसमें, ठीक है। पहला स्टेप, इन पांचों की आपको सीरीज भी याद रखनी है और स्टेप्स भी याद रखने हैं। पहला स्टेप होता है, देखो सिंपल से इसको एक तरीके से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारी लैंड है, ये क्या है, हमारी लैंड है, सोइल है, ये दिस इज सोइल। सोइल में ये एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं। मान लीजिए एक पत्ता गिर गया, ये पत्ता गिर गया, इस पत्ते को ही बोलते हैं क्या, गिरे हुए पत्ते को बोलेंगे डेट्राइटस, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेट्राइटस। अब क्या होगा, इस डेट्राइटस के ऊपर अर्थवॉर्म चढ़ जाएगा और इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। पहली प्रोसेस में क्या हुआ, डेट्राइटस को अर्थवॉर्म ने छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नंबर 1 प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन। छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। अब क्या होगा, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में ना 2 टाइप की चीजें होंगी। एक तो होंगे इनसोल्यूबल पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स, इनसोल्यूबल पार्टिकल। और कुछ होंगे सोल्यूबल पार्टिकल्स। क्या होंगे, सोल्यूबल पार्टिकल्स। अब लैंड है तो यहाँ पे पानी तो होगा ही, सोल्यूबल पार्टिकल्स पानी के साथ लैंड के अंदर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं नंबर 2 प्रोसेस, लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग, ठीक है। अब जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स बने उनके ऊपर कौन काम करेगा, इन इनसोल्यूबल काम के ऊपर बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगस आ जाएगा और इनको और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया और फंगस ने केमिकल एक्टिविटी करके ब्रेक डाउन किया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नंबर 3 प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटा से याद रखिए, कैटा मतलब कट करना, यानी हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, तो कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे एक डार्क कलर के एमॉर्फस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ह्यूमस, डार्क ब्लैक, ठीक है। इस प्रोसेस को नंबर 4 प्रोसेस को बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलेंगे, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का बनना। अब ये ह्यूमस बहुत टाइम लेकर, वेरी स्लो प्रोसेस है और ब्रेक कर करके बहुत सारे मिनरल्स यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ऐड कर देगा। इस 5वीं प्रोसेस को बोलेंगे मिनरलाइजेशन। क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। यानी कि डीकम्पोजिशन एक 5 स्टेप प्रोसेस है। कैसे याद रखोगे, डीकम्पोजिशन एक 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले जो हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर डेट्राइटस है उस पे कोई अर्थवॉर्म काम करेगा और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, जिसे बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। यानी शुरुआत किससे हुई, फ्रेगमेंटेशन से। फिर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसमें से इनसोल्यूबल पार्टिकल्स तो मिट्टी पे ही रह जाएंगे, सोल्यूबल पार्टिकल्स पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे लीचिंग। अब जो मिट्टी पे रहे हुए पार्टिकल्स हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं, इस पे फंगस और बैक्टीरिया काम करेगा और इनको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, जिसे हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे ह्यूमस के अंदर, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन। एंड देन ह्यूमस धीरे धीरे और टूटकर मिनरल बना देगा, जिसे हम बोलेंगे मिनरलाइजेशन। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर दोबारा। डीकम्पोजिशन बिगिन विद ह्यूमिफिकेशन, जी नहीं, डीकम्पोजिशन फ्रेगमेंटेशन से शुरू होता है, ह्यूमिफिकेशन इज द 4th स्टेप, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो सीरीज़ है वो हमारी खत्म होती है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और बहुत सारी कंसेप्चुअल नॉलेज मिली होगी। इसी टाइप की वीडियोस अगर और चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।